बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, 26 फरवरी तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज कोटकी से कराची का रुख करने के लिए निकल गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने काफ़ी बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस जो लॉन्ग मार्च को जो है कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, ये कहाँ पे इसका अख्ताम होगा, किन किन मुकामात पे ये रुकेंगे और कराची के किन किन इलाकों में, मतलब कराची के कौन कौन से एरियाज़ में जो है ये मार्च जो है स्टे करते हुए आगे आएगा, इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ के क्या मुतालबात थे, इससे भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये मार्च जो है किस हवाले से किया जा रहा है, जो जहाँ तक हमारे ज़राए बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल 27 फरवरी को मज़ार काइश से इस्लामाबाद का रुख करने जा रही है। उनका भी एक बड़ी जो है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ठाठे मारता हुआ समंदर जो है आवाम का, वो मार्च निकलेगा, मज़ार काइश से इस्लामाबाद का रुख करेगा। ये मार्च कितने कामयाब हो गए, किन किन मकामात पर रुका जाएगा, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं मुत्तहदा कौम पाकिस्तान से MPA रबिया साहिबा। आपको खुश आमदीद कहूँगी। राबिया साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल खैरियत से हूँ और मेरा नाम राबिया खातून है। राबिया खातून साहिबा, तहरीक इंसाफ जो आज 26 फरवरी को लॉन्ग जी मार्च कोटकी से निकल चुका है, कराची का रुख कराची के रास्ते में है। आप किस तरह से देखती हैं ये मार्च कितना कामयाब होता हुआ नजर, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं, आप लोग इसमें कोई शिरकत की दावत दी गई है क्या? आपकी जो सीनियर क़यादत भी इस मार्च में शरीक होगी? जी देखिए, ये जो लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ की जानिब से आज घोटकी से शुरू हो रहा है और हो चुका है, अली जैदी साहब की सरबराही में शुरू हो जी जी। चुका है। यकीनी तौर पे हम इत्तेहादी हैं हुकूमती, तो इसमें शिरकत के हवाले से जो है राब्ता कमेटी की मुशावरत से ही फैसला होगा ठीक है। और उस पे ही अमल दरामद होगा। जैसा पार्टी जिस जगह पे से महसूस करेगी वहाँ से उसकी शिरकत होगी यकीनी तौर पे। ठीक है जी। अच्छा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कोई राब्ता हुआ है मुत्तहदा के कि आपकी सीनियर जी क़यादत से इस मार्च में शिरकत की दावत दी गई थी? जी। हाँ, हमारे ऑफिस बहादराबाद ऑफिस के में आए थे, तहरीक इंसाफ की जानिब से वफ्द आया था शिरकत के लिए। तो ये फैसला जो है राब्ता कमेटी जो है मुशावरत से करती है और इत्तेहादी हैं, तो यकीनन इस हवाले से जो फैसला होगा वो उसके मुताबिक ही इस रैली में शिरकत कहाँ से होगी, ये अब राब्ता कमेटी जो है इसका फैसला करेंगे कि कहाँ से शिरकत इसमें होगी, और यकीनी तौर पे जो भी होगा इत्तेहाद के हवाले से ही होगा। अच्छा ठीक है राबिया साहिबा, जो ये मार्च का जो सिलसिला शुरू हुआ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या फिर तहरीक इंसाफ के क्या मुतालबात थे जो ये आज मार्च जो है करने के लिए निकल पड़े? ये तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ ही वो निकल रहे हैं और उनके कई उस सिंध हुकूमत के जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध हुकूमत के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, महंगाई के हवाले से। तो वो इस हवाले से बात करते हैं कि सिंध की जानिब से, क्योंकि वो उसमें जो है उनका अपना कोई वो नहीं है अमल, लेकिन जो कराची के अंदर लाकानूनियत है, जो कराची के अंदर एजुकेशन के मामलात हैं, जो कराची के अंदर सेहत के मामलात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कराची जिस तरह तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है, इस शहर को कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कराची शहर है, वो मेगा सिटी है। आबादी के लिहाज से एक मेगा सिटी होने के बावजूद जिस तरह कराची की ज़बू हाली है, इस तरह से और करप्शन है, जो सूरत हाल कराची इस वक्त सिंध की है, सिंध बशमूल कराची, जी ये सब इसी एजेंडे के अंदर शामिल है, जिसमें हम खुद MQM खुद भी इस हवाले से जो है ख़ास तौर पे जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है, लूट मार की सूरत हाल है बिल्कुल। और स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग अपने घरों के अंदर जैसे महसूर होते चले जा रहे हैं। यानी वो जो कराची शहर रोशनियों का शहर कहलाता था, गो के रोशनी कहीं कहीं अभी भी जगमगाती है, लेकिन हम लोग इस वक्त इस खौफ के आलम में रहते हैं कि बराबर से अगर कोई गाड़ी भी गुजरे और उसमें कुछ आपको 2 या 3 लोग बैठे हुए नजर आए तो आप अंदर से कांप जाते हैं, न जाने ये लूटने वाले हैं। क्योंकि लूटने वाले इस वक्त लूट नहीं रहे, बल्कि वो जो है इंसानी जानों के लिए भी ख़तरे की अलामत बन रहे हैं। इस हवाले से खुद MQM ने, हमने जो है अपनी हमारी पार्टी ने, हमारे पार्लिमानी लीडर कमर नवीद भाई ने
तमाम राब्ता कमेटी के साथ और हमारे एमपीज सब मिलकर इसके लिए जो है आईजी के पास भी गए थे और वहाँ भी एक अपनी तहफ़्फ़ुज़ात दिए, अपनी दरख्वास्त, अपनी पिटीशन वहाँ भी देकर आए और पिटीशन भी लगा रखी है कराची के हवाले से, पिटीशन भी लगाई गई है जो सूरत हाल है। तो हम खुद भी यही चाहते हैं कि कराची में अमन हो, हैदराबाद में अमन हो, सिंध में अमन हो, लोगों को सहूलियात मैसर हो, ना कि इस शहर को तो उधेड़ा जा रहा है। जो वो शहर कराची जो कि आपको यानी आपको दे रहा है, आपको पाल रहा है, सूबे को पाल रहा है, इस मुल्क को भी पाल रहा है। 95% जो है आप यहाँ से टैक्स वसूल रहे हैं। सही बात है। अब मैं एक कपड़ा भी खरीद के ला रही हूँ, फर्ज कीजिए कि मैं एक सूट भी लेकर आ रही हूँ, तो मैं तो टैक्स पे कर रही हूँ। मैं एक छोटी सी माचिस की डिब्बी अगर हम ग्रोसरी में जाके लेते हैं, एक छोटी सी चीज है, गरीब आदमी, एक गरीब आदमी की मिसाल ले लें कि वो खरीद रहा है तो वो उस पर भी टैक्स पे कर रहा है। आप एक सूट खरीदने जा रहे हैं तो आप टैक्स पे कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आप सब टैक्स वसूल रहे हैं ना, शहर को बर्बादी के दाने पे लेकर आ गए। आपकी एडिशनल आईजी साहब से मुलाकात हुई है इस हवाले से, तो उन्होंने कितनी यकीन दहानी दिलाई है जो बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि ना सिर्फ हमारे माल बल्कि हमारी जानों के साथ भी इस तरह हम मतलब गैर महफूज अपने आप को अब फील कर रहे हैं। किस तरह से जो है आवाम को उन्होंने जो है सब महफूज रखने के क्या आगे का लाएमल तैयार किया है, किस तरह से यकीन दहानी दिलाई? देखिए यकीन दहानी तो दिलाई ही जाती है, यकीन दिलाई, इससे पहले भी यकीन दहानियाँ दिलाई जाती रही और अब भी दिलाई गई है कि इसके लिए जो है वो पॉलिसीज़ बनेंगी, उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन वो पॉलिसीज़ कब बनेंगी, उन पे किस तरह अमल दरामद होगा, ये जब अमलन हो जाता है तो फिर ये समझा जाता है कि हाँ वो काम जो कहा गया है वो पूरा कर लिया गया है। अभी भी इसी तरह से क्राइम का हाल है। देखें जहाँ पर मीडिया पहुँच गया या जिन लोगों ने अपनी बात को आगे मीडिया तक पहुंचा दिया, जिनके एफआईआर कट गई, वो तो इंदराज हो गया, वो रजिस्टर्ड हो गई। लेकिन वो लोग जो कि बेचारे डर और खौफ के मारे, और अक्सरियत है, देखिए इसमें अक्सरियत शामिल है कराची के अंदर, कि वो तो अपने जाते ही नहीं है थाने, उनको तो खौफ खुद उस माहौल से होता है। वो डरते हैं कि यार अब जाके वहाँ एफआईआर के लिए चले जाएं, अब मोबाइल तो गया, पैसा गया, जेवर गया, उसके बाद जो है वो हमारे दरवाजे पे जो है बार बार पुलिस मौजूद होगी। एक खौफ अगर डाल दिया जाता है तो उससे जो है आप नहीं निकल सकते ता वक्त के पॉलिसीज आपकी नरम हो, आपके लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जो मुकामी पुलिस के अंदर मौजूद हैं, वो मुकामी हो, गैर मुकामी ना हो। गैर मुकामी लोग आने के बाद ही तो ये हाल हुआ है कि कराची इस 2 महीने में ना सिर्फ ये मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में लोग स्नेच हुए, वो तो वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, जिनकी इंदराज हुआ, जिनकी एफआईआर कटी। तो जब तक कराची शहर के अंदर मुकामी तौर पर नहीं होती हैं भर्तियां, मुकामी लोग नहीं आते हैं, मुकामी सिस्टम नहीं बनता है, उस वक्त तक ये खौफ का माहौल रहेगा। और ये रही मुलाकातें, तो एमक्यूएम अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अब आगे से वो पॉलिसीज बनाने के बाद उस पर अमल पैरा हो, नजर आ जाता है लोगों को, फिर नजर आ जाएगा। सही। अच्छा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है मतलब उनके साथ इस तरह की वारदातें की जा रही हैं। आप ये देखिए, मुझे कोरंगी में एक वाक़या हुआ था, हाँ बिल्कुल, मुझे नदी के पास हुआ था, कोरंगी कॉजवे का जो रास्ता है वहाँ पे मतलब मेन शाहराह है, वहाँ पे किस तरह से उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को रोका, 25 मिनट 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल वो 8 लोग असला नेज और वहाँ पे वो जो है वारदात करते रहे। कोई किसी का कोई मतलब पुलिस का कोई हाल ही नहीं था वहाँ पे। जब तक 15 कर दी सब कुछ हो गया, 25 मिनट बाद जो है पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और उसके बाद शहरियों के साथ से लूटा गया, औरतों की बालियां तक नोची हैं। ये वो जगह थी जहाँ पर के एक बड़ी तादाद थी गवाही देने के लिए, वहाँ मौजूद थे लोग, वहाँ ट्रैफिक रोका, क्योंकि वहाँ रवानी होती है ट्रैफिक की। वो किसी तरीके से कहीं पर अगर कोई ऐसा आया मसला, वहाँ पे बाकायदा तौर पे हमला किया गया ना, ये तो एक प्लान होता है। ट्रैफिक को जैम किया गया और जैम करने के बाद जो है ये सब कुछ हुआ। तो ये मामला तो पूरी इस वक्त पूरी कराची में है, लेकिन ये इतना ये जो था काजवे वाला मामला हुआ है, इसमें एक लंबी टाइमिंग थी। ये खतरे की घंटी है, इसको अगर समझा जाए तो ये खतरे की घंटी है। एक गिरोह अगर ऐसी कार्रवाई कर रहा है तो उसके पीछे कौन से अनासिर थे जिन्होंने उनको सपोर्ट दी, वो कहाँ पर गए, वहां से कौन सा रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारी पुलिस इतनी नादान तो नहीं है, वो जब आते हैं पुलिस के अंदर तो वो ट्रेनिंग्स के बाद आते हैं, उन्हें तरबियत दी जाती है ना। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है,
ये इस तरह से जंगल का कानून बनाया जा रहा है ताकि लोग सिमट जाएं, लोग अपने अपने घरों में दुपक जाएं, आप जो दिल चाहे करें आपके साथ। फिर और दूसरा इसका जो मैं समझती हूँ, एक जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये तो है कि सवाल निशान पुलिस के लिए भी बनता है यहाँ पे। पुलिस के लिए भी सवालिया निशान है। इसके अलावा देखें, कराची की सूरत हाल ये है कि बढ़ती हुई आबादी की सूरत हाल के पेश नज़र कराची के अंदर जो आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इनके रोडों की सूरत हाल देख लें, हमारे यहाँ ज़रूरत है कि सिर्फ जो रोडों से अब काम नहीं चलेगा। बढ़ती हुई आबादी जिस तरह से बढ़ चुकी है, जिसको गो के सिंध गवर्नमेंट नहीं मानती कि ये आबादी जो है वो 2 करोड़ भी नहीं है। उनकी नज़र में तो ये 2 करोड़ भी नहीं है। गो के ये आबादी अगर हकीकतन इसको सही तरीके से किया जाएगा तो ये आबादी 3.5 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, जो सूरत हाल नज़र आ रही है। तो इसके लिए तो एक ब्रिजों का आपको जाल बिछाना पड़ेगा। आप रोडों की सूरत हाल देख लें कि जब ट्रैफिक जैम होगा वहीं पे ये डकैतियां शुरू हो जाती हैं, वहीं स्नैचिंग शुरू हो जाती है। लोग अपनी गाड़ियों में जो बैठे हुए होते हैं वो मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं पे उनकी दादरसी नहीं होगी, वो कहीं पे भी जाएंगे उनकी कोई दादरसी नहीं है। तो ये तो इस सिंध गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि उन्होंने काम करना है और ये सिर्फ पॉलिसी और प्लान नहीं देने। पॉलिसी और प्लान देने से काम नहीं बनता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि इस वक्त अगर आप कोरंगी से आते हैं और कयूमाबाद का अगर आप रोड देख लें तो उसकी सूरत हाल बदतर है, बहुत बुरी है, बहुत बदतर सूरत हाल है। गाड़ियों के लिए जो वहाँ से गुजर रही होती, आए दिन का वहाँ एक्सीडेंट मामूल है, बाइकों का एक्सीडेंट होना, गाड़ियाँ खराब होना, ये सब कुछ, लेकिन उस पर कोई कान नहीं धरा जाता, कहीं कोई कान नहीं धरा जाता हमारे कहने के बावजूद भी। अब मैं खुद उसमें असम्बली के फ्लोर पे कई बार इस चीज़ को, इस मसले को उजागर कर चुकी हूँ, कहा ये गया कि जी हो जाएगा। अब वो काम किस तरीके से हो रहा है कि वो कब से छिड़ा हुए काम है, रोड ब्लॉक कर देते हैं आए दिन, वो छोटा सा एक काम किया फिर रुका हुआ है। क्या सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए थोड़ा सा काम करके रोक दिया था? इस तरह तो ये शहर कभी भी तरक्की नहीं करेगा। और अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप 10 बरदार भी तो हो सकते हैं, या तो आप काम करके दिखाइए। बिल्कुल ठीक कह रही है रबी साहब। जो कराची एक रोशनियों का शहर हुआ करता था, आज उसकी रोशनियाँ जो उस तरह की नहीं रही। लोग अपने शहरों से कराची को देखने के लिए आया करते थे, लेकिन आज वो शहर जो है कचरे का ढेर बना हुआ है। अभी हमने खुद जिक्र किया कि अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह बर्बाद हुआ हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस तरह से आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की शरह देखिए, बेरोजगारी की शरह देखिए, आप बढ़ चुकी है, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है, कराची का कोई वाली वारिस नहीं रहा। ये जो मार्च का जो सिलसिला चल रहा है, तहरीक इंसाफ जो है सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मार्च कर रही है, सिंध गवर्नमेंट जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ मार्च करने के लिए 27 फरवरी को कल निकल रही है मज़ार-ए इस्लामाबाद के लिए। तो किस तरह से देखती है मार्च का जो सिलसिला, अगर ये इसी तरह से मार्चेस का सिलसिला चलता रहा, क्या इसका आगे का कोई आप आगे किस तरह से देखती हैं? मार्च का मतलब इनको जो है इनके फ़ायदे में नज़र आ रही है या फिर इससे कोई बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, बात सारी ये होती है कि क्योंकि जमहूरियत है और जमहूरियत में सबको आज़ादी है, मार्च की भी आज़ादी है, वो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़, यही तवज्जो जो इस मार्च में लगाई जा रही है, इस सूबे को बनाने पे सर्व की जाती तो बहुत अच्छा था। ये बहरहाल ये उनका हक है, वो जो दिल चाहे करे। और रहा ये कि आने वाला वक्त क्या है, तो सियासत में कोई चीज़ भी उर्फ़ आखिर तो है नहीं। हमें नहीं पता कि इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते कितने रवैये चेंज होते हैं, या इस्लामाबाद पहुंच के क्या होता है, क्या रवैये में तब्दीली आती है, और जो एक आपस में एक इनका जो सियासी गठजोड़ हुआ है उसके नताइज क्या होते हैं। तो ये मैं तो ये कह सकते हैं हम कि जो भी हो बेहतर हो। बहरहाल सियासत में कोई चीज़ उर्फ़ आखिर नहीं है, कब किस लम्हे क्या तब्दीली हो। ठीक है राबिया साहबा, तहरीक अदम एतमाद तहरीक का भी कहा जा रहा है, उसको किस तरह से देखती है? मुत्तहदा कहाँ खड़ी है इस तहरीक को लेकर? देखें, ये तो जो सिलसिला तहरीक अदम एतमाद का है, ये इसके हवाले से मैंने भी आपको ये जवाब दिया कि अभी इस्लामाबाद पहुंचने के बाद क्या होता है, क्या सूरत हाल होती है, जब तक क्या इसमें मज़ीद तब्दीली आती है। सियासत है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए आप भी देखें कि क्या सूरत हाल में तब्दीली आती है, हम कह नहीं सकते। इत्तेहादियों पे कितना भरोसा है, कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? देखिए, हम जो इत्तेहादी हैं वो अभी हैं साथ, हम तो इत्तेहादी हैं और है, हमारा इत्तेहाद कायम है।
रहा ये कि ज़ाहिर बात है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, सबके होते हैं, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन इत्तेहादी हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। तो जी नाज़रीन, खुश आमदीद। भी हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नईम अवान साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। कैसे नईम साहब आप? What about you? ज़बर अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सिंध हुकूक मार्च करने जा रही है। गोटकी से कराची का रुख जो है वो कर चुके हैं। किस तरह से वेलकम कर रहे हैं? बस वेलकम ऐसे कर रहे हैं कि क्योंकि नेशनल असम्बली में बिलावल साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब आपने जो पाकिस्तान को जो ये 90 दिन के प्लान्स दिए हैं, अल्लाह आपको शुक्र करे, कामयाब करे। अगर नहीं भी कामयाब होते हैं तो हम कोशिश करेंगे बैसाख जमहूरियत के बाद बैसाख जो है वो बाकी और जो मामला हैं उसको हम लेके चलें। लेकिन पिछले 3.5 साल से वज़ीर आज़म साहब को घर में पता लगता है कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डॉलर के रेट बढ़ गए। अभी तक वज़ीर आज़म को साहब को समझ ही नहीं आया कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, और तरीक़े इंसाफ एडजस्ट ही नहीं हो सकी है कि हम जो है वो हुकूमत के अंदर हैं। इस वक्त हम जो कह रहे हैं कि महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, करप्शन की 4 गुना ऊपर चले गए, हम इसलिए रोटों पर आ रहे हैं और तरीक़े इंसाफ भी इसलिए निकल के बाहर आ रही है। हम दोनों का जो है वो एजेंडा साथ है। और कभी भी नेशनल असम्बली के अंदर आप बिलीव करें कि माजी आप उठा लें, हम जब कहते हैं आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, हम डेस्क बजाते हैं। जब नहीं सुनते तो हम लाजमी सी बात है रिबन बांध लेते हैं, फिर वॉकआउट कर लेते हैं। कमाल ये कि सारा जो काम जब हम करते हैं ना, दालें महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई, इनके जो इनके तरीक़े इंसाफ के एम एन है वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। तो समझ ही नहीं आ पा रहा है कि कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत किसकी है और अपोजिशन किसकी है। और इस 3.5 साल के अंदर अब क्योंकि जब हम निकल रहे हैं बाहर तो ये भी निकल रहे हैं। अब हमारा एजेंडा भी यही है, इनका एजेंडा भी यही है। अंदरूनी खाना पूरी बात ये कि जितनी कमजोर तरीके इंसाफ हो चुकी है, अब उनको ये लगता है कि बचने और बचाने का तरीका वो यही है कि अवाम के दरमियान जो है वो निकल पड़ो, इससे पहले अवाम जो है हमारे खिलाफ जो है ना रोटों पर ना निकल आए। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी है 3.5 साल। आप बिलीव करें 3.5 साल बड़ा टाइम होता है, बड़ा वक्त होता है। और मैं आपको बताऊं कभी भी नहीं निकलते, हमारा मूड भी नहीं निकलने का, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने कहा था इनको छोड़ो इनके हाल पे, ये अपने वजन से खुद गिर जाएंगे। लेकिन हम जो निकल रहे हैं हमें मौका दिया निकलने के लिए, और मौका दिया अगर हम अब भी न निकले, वो कहते हैं गिरती हुई दीवार को एक दिक्का और दो, तो गिरती हुई दीवार को दिक्का देने का टाइम मेरे ख्याल से हो चुका है। अच्छा नईम साहब, जो तहरीक इंसाफ के जो सीनियर क़यादत है, क्या उनसे इस मार्च के हवाले से आपकी गुफ्तगू, आप लोगों की क़यादत की गुफ्तगू हुई है? ये मार्च है किन हुकूक के लिए, क्या उनके हुकूक हैं जो वो मांगने के लिए मार्च कर रहे हैं? किस तरह के आप लोगों ने उनसे कोई हिकमत अमली तैयार की है? ये बैठ के मामला जो है ये सेटल्ड होंगे? जी देखिए, हर पार्टी का अपना नुक्ता नज़र है, और मैं नहीं समझता कि हर भी आखिर जो है वो किसी भी जमात किसी पार्टी का होता है। देखिए, बात यह है कि हम हमेशा इनको वेलकम किया तरीक़े इंसाफ को। 3 सूबों में तो आई PTI आज जो हुई 3 सूबों की उन्होंने निकाली है। आज सूरत हाल ये कि सूबा सिंध वो सूबा सिंध है जिसमें यहाँ मेहमान नवाज गैरतमंद जो लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो इलेक्ट करा के, ना कि सेलेक्ट करा के, बात ये कि इलेक्ट करा के हमें लेकर आ चुके हैं। और हमने 3.5 साल में हमने हमेशा वज़ीर आज़म साहब को हमने कोशिश की कि हम उनको प्रोटोकॉल दें, और हमने कोशिश की कि उनको जो है वो इन कराएं बाकी यहाँ के जो इश्यूज़ है। लेकिन हमारे साथ यहाँ साजिशें बहुत होती हैं, साजिशें इतनी होती हैं। मैं आपकी उस सवाल पर भी आऊँगा। मैं आपको बताऊँ पिछले 2 साल से मुसलसल साजिशें सिंध के ख़िलाफ़। मेजर साजिशें क्या हैं? कभी आते हैं जजीरे हमारे आके डाका मारते हैं, आके सदारती ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री से एक सर्टिफिकेट निकालते हैं और आके जजीरे कहते हैं हम अपने कंट्रोल में तमाम जो जजीरे हमारी मलकियत हम आपसे ले लेंगे। कभी आते हैं स्टील मिल, अब कितनी बड़ी बात यह है कि यहाँ एक मिल, एक फैक्ट्री बनी हुई है जिसकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी, और पाकिस्तान में ऐसी कई जो है फैक्ट्रीज मौजूद हैं। लेकिन फोकस आके कराची के अंदर स्टील मिल के मुलाजमीन को 10,000 से ज़्यादा मुलाजमीन को बेरोजगार करते हैं, उनकी तनख्वाहें, उनके वसाइल सब छीन लेते हैं, उनके घर भी छीन लेते हैं। आते हैं PIE का हेड ऑफिस शुरू दिन से कराची के अंदर मौजूद है, उठा के उसको हेड ऑफिस को इस्लामाबाद शिफ्ट करने के लिए भरपूर मेहनत करते हैं। कभी आते हैं आके हमारे बेहतरीन अस्पताल हैं जिसके अंदर हमारा सिविल अस्पताल है, हमारा जिना अस्पताल है, अब्बासी शहीद अस्पताल है, आके उसका कंट्रोल करते हैं कि जी हमारे अस्पताल हम अपने कंट्रोल के अंदर कर देंगे। तो आए दिन आके जो यहाँ आके सिंध के साथ इन्होंने जो है वो जो रवैया सौतेली माँ वाला रखा हुआ है। अब आगे आपका सवाल ये है कि जो ये
चीज़ करना चाह रहे हैं, देखिए मैंने आपके इंट्रो के अंदर ये बात कही थी, हम जिस मकसद के लिए निकल रहे हैं इनका भी ऑब्जेक्टिव यही है, इनका भी सवाल वही है। और ये सवाल हमसे नहीं कर रहे, ये हमारे लिए नहीं निकल रहे, ये निकल रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। क्योंकि उसकी वजह जब आवाम की जब निकलेंगे ना, आवाम जुड़ेगी इनके साथ, इसलिए कि महंगाई तो है ना, गुर्बत तो है ही है, बेरोजगारी मैं नहीं कहता। इनका जो इनका सबका वजीर था असद साहब, तो उन्होंने कहा था कि बात ये कि 1 करोड़ 19 लाख लोग जो है वो असद उमर 1 करोड़ जो है वो 19 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो 1 करोड़ अगर 19 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं तो लोग तो हैं ना बेरोजगार। अब महंगाई से लोग तंग हैं, गुर्बत से लोग तंग हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि करप्शन जो है वो आला सतह पर पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है। तो जब ये अवाम में जाएंगे और ये बात बताएंगे तो ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही है, दोनों एक ही ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं। सिर्फ फर्क कितना है कि 3.5 साल से, मैंने कहा ना, हम सिंध के अंदर हम लाजमी सी बात है, अक्सरियत हमारी, हम बताते हैं हुकूमत है, लेकिन ये पिछले 3.5 साल से ये बात समझ ही नहीं सके कि हम ये हुकूमत है हमारे पास, ये अपोजिशन है। अभी तक इनको लगता कंटेनर है और 126 दिन का जो है वो धरना है और इस धरने को फुल तरीके से एंजॉय करना है। क्योंकि उसकी वजह पाकिस्तान जो चल रहा है ना, पाकिस्तान हुकूमत नहीं चला रही है। इतना नाहल, इतना बेबस वजीर आजम माजी से अब तक हमने नहीं देखा। होता ये कि एक आप देखा 12 रुपए के रेट इन्होंने बढ़ाए पेट्रोल के, और 1 घंटे पहले इमरान खान साहब ने समरी जो है वो रिजेक्ट कर दी, फिर 1 घंटे बाद मंजूर हो गई समरी। वो कौन सी कुव्वतें जो समरी जो है मंजूर करती हैं? 7 रुपए का ओगरा ने इनको समरी भेजी कि 7 रुपए पेट्रोल बढ़ने चाहिए। पिछली आपको बता रहा हूँ, वजीर आजम साहब कैंटोनमेंट के इलेक्शन में जैसे शिकस्त उनको पड़ी, 11 रुपए जो है वो समरी पे साइन करके खुद निकल गए दौरे पे, तुर्की के दौरे के ऊपर। तो सूरत हाल ये कि इस वक्त मुल्क को जो चलाने वाले लोग हैं, जो इनको बेख्तियार करके इस मुल्क के अंदर इनको इन कराया, 2018 के इलेक्शन के अंदर कोई भी पार्टी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने आरडीएस सिस्टम को ब्लॉक किया, जिस तरीके से आरओ के रिजल्ट रोके, और जिस तरीके से हमारी खवातीन पोलिंग एजेंटों को इन्होंने यरगमाल बनाया 12:30-1 बजे तक, और 3-3 दिन बाद हमें जो है रिजल्ट दिया। और सूरत हाल ये कि हमें वो चीज़ें याद है जिनकी निशानगी इमरान खान साहब ने की थी। एम्पायर की उंगली उठने वाली है, और ये वही इमरान खान साहब है जो पार्लियामेंट पे लानते बेचता था। ये वही इमरान खान साहब है, मैं तुझे चपड़ासी ना रखूं आज वजीर दाखिला रख के बैठा हो। ये वो इमरान खान साहब है, पंजाब की सबसे बड़ी डाकू जमात आज उनके साथ कोलेशन के अंदर बैठा। ये वही इमरान खान साहब है जिनको जिंदा लाशें कहा था एमकेएम को, और कहा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टारगेट किलर, मैं सबसे इताअत करूंगा लेकिन एमकेएम से नहीं करूंगा। आज इनको नफीस जमात बना के बैठा हुआ है। तो सूरत हाल ये कि आए वक्त जब से वजीर आजम साहब ने हल्फ लिया है, वजीर आजम साहब ने इस मुल्क का जो फोकस था, वो फोकस अपनी जो टेंशन थी वो डाइवर्ट कर दी है। वजीर आजम साहब जब हल्फ लेता है तो वो उसकी पासदारी करता है। वो कहता है हल्फ लेते वक्त मैं कानून की पासदारी करूंगा, मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती की कायम रखूंगा, मैं रूल ऑफ लॉ पे चलूंगा, मैं मुल्क को बेहतरीन मंसूबे दूंगा। लेकिन 3.5 साल से मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं टीवी उतारूंगा, मैं इनके एसी उतारूंगा, मैं इनको उठा के जेलों में डालूंगा, ऑयल डीजल अब देखो मैं तेरे साथ करता गया हूं। ये जो इन्होंने रवायात और जो ये जिस तरीके से इन्होंने अपना स्टांस रखा है, अब छोटे छोटे बच्चे ना जो टेलीविजन पे देख के इनकी तकरीरें सुनते हैं इमरान खान साहब की, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट जा रहा है। तो सूरत हाल ये कि वजीर आजम साहब को लाहौर जाना था, 3.5 साल से निकले हुए पेशावर की तरफ। तो ये पेशावर की तरफ निकले हुए, जब तक लाहौर की सिमत में नहीं आएंगे ना, तो मुल्क का जो निज़ाम है इस वक्त जिस तरीके से पट्टा बैठ गया है, जिस तरीके से यहाँ कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले छोटे ताजिर, मिनी ताजिर, इंडस्ट्रियल और पतारे वाले, रक्शे वाले, चिंची वाले बर्बाद और तबाह हो गए। खवातीन अपनी कमीज़ें उठा के, इनको झोलियाँ उठा के बदवाएं दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल नईम साहब, आपकी बात सब सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा आते हैं, यहाँ पे हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनका कहना ये होता है कि जो आज जो मार्च की जा रही है, इस मार्च के बारे से हमारी गुफ्तगू हुई, तो मैं उनके भी अल्फाज आपको बता दूँ। वो कहते हैं कि जो सिंध की जो तबाह बर्बादी है उसमें पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और आज जो मार्च किया जा रहा है इसमें जो सिंध हुकूक मार्च किया जा रहा है, इसमें सिंध के आवाम को उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनके हुकूक दिलाने के लिए मार्च किया जा रहा है। तो कौन से ऐसे हुकूक है जो पीपल्स तहरीक इंसाफ आपसे मांग रही है और आप लोग नहीं दे पा रहे हैं? अच्छा, ये जो हुकूक मांग रहे हैं ना, हमसे कह रहे हैं कि कराची में जो है वो इस वक्त जो है गैस नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैस नहीं दे रही। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि हमारा जो इनके साथ एक एग्रीमेंट, एक मायदा है, सिंध को एक मायदे के तहत पानी देंगे, तो हमारा पानी नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं सिंध हुकूमत पानी दे दे। सिंध का इनके साथ मायदा है कि बिजली की हमें इतनी कैपेसिटी में आप देंगे। ये सिंध हुकूमत को कह रहे हैं सिंध हुकूमत जो है बिजली नहीं दे रही है। पेट्रोल के रेट ओगरा बढ़ाता है, कहते हैं सिंध हुकूमत जो है पेट्रोल के रेट बढ़ा रही है। अच्छा, जो काम वफाकी हुकूमत ने करने हैं वही कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत नहीं करती है। तो इस सूरत हाल ये कि बात ये है कि लोगों को गुमराह करना, अवाम को गुमराही की तरफ लेके जाना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है।
बात ये है कि जिस मकसद के लिए ये लोग निकल रहे हैं उस मकसद के लिए हम ही निकल रहे हैं, और इनका जो टारगेट है, फोकस है, वो इमरान खान ही है। और जिस तरीके से इनको जो वेलकम मिलेगा ना, जिस रवैया जो उन्होंने रखा हुआ है, जो उन्होंने एटीट्यूड रखा हुआ है, सूरत हाल ये है कि इनको जिस तरीके से वेलकम आस्ते आस्ते मिलता जाएगा तो इनको पता लग जाएगा और इनको अंदाजा हो जाएगा। कल हम निकल रहे हैं, 3.5 साल से इस वक्त सिंध हुकूमत मौजूद है और 13-14 साल हमें सिंध हुकूमत की मौजूद है। अभी ही टाइमिंग क्यों मैच की इन्होंने, कमाल ये देखें ना, ये टाइमिंग हमारा 27 को निकलना है और इन्होंने 26 को निकलना है। तो अंदाजा लगाएं कि इनका मेन मकसद जो है वो तसादम है। इनका मेन मकसद है लोगों को जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करना, लोगों को जो है वो अटेंशन कहीं और लेके जाना, इनका मेन फोकस यही है। इसमें सालिसी का जो किरदार अदा करने वाली जमातें हैं उनको भी मैं सुख सलाम पेश करता हूँ, खासतौर पे जो कराची की बड़ी जमातें, गैस ना आए, बात ये कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं कराते, बिजली नहीं आ रही प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं कराते, गैस नहीं आ रहा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं कराते, डॉलर के रेट बढ़ जाए, पेट्रोल बढ़ जाए तो जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं कराते। तो सालिसी का किरदार वो जो जमातें इनके साथ कर रही हैं, तो मैं समझता ही हूँ कि उनको भी जो है मैं सलाम पेश करता हूँ। ठीक है जी, राबिया साहबा क्या कहेंगी? मैं बात सुन रही थी और जो इन्होंने एक बात कही कि हम जो है 13-14 साल से सिंध के अंदर हुकूमत में हैं। तो हकीकत तो यही है कि सिंध के अंदर हुकूमत में है, लेकिन सिंध की सूरत हाल इस 13-14 साल में जो है कराची बशमूल, क्या ये बहुत अच्छी सूरत हाल है जहां आप बात कर रहे हैं। मैं कराची की बात करूंगी इसमें कि कराची के अंदर क्या पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट ने क्या लेकर आए, बसों का उन्होंने जाल बिछा दिया यहाँ पर, क्या यहाँ के अवाम का ख्याल रखा, सड़कों को तामीर कराया गया, क्या यहाँ पर चिंचियों का राज नहीं कर दिया गया कि लोग चिंची रिक्शे के अंदर ख़वातीन और मर्द जो हैं वो जिस तरह बैठ के सफ़र करने पे मजबूर हो गए हैं। कराची शहर के अंदर जो बदहाली है, क्या इसकी ज़िम्मेदार सिंध गवर्नमेंट नहीं है? हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, हाँ बस शक्लें वाक़तन बहुत अच्छी हो गई, इमारतें बहुत अच्छी बन गई, इसमें कोई शक नहीं है। अमला भी हो है, यकीनी तौर पे जाने वाला मरीज़ जो है वो गरीबों के से ताल्लुक़ रखते हैं। वो तबका वो तबका जो बेचारा खुद पिसा हुआ है इस महंगाई से, बेरोज़गारी से, वही है ना उनके मरीज़ जो हॉस्पिटल्स में जाने वाले। वो ये कहते हैं कि जब हम यहाँ पर आते हैं डॉक्टर ज़रूर चेक करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कहा किया जाता है कि दवाई जो है वो बाहर से ले लें। दवाइयाँ तो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कैसा सिस्टम है आपका कि आप फलाह की बात तो कर रहे हैं लेकिन फलाही काम अभी तक मुकम्मिल नहीं हो सके हैं। देखिए इल्ज़ामात की जो है बात जब होती है ना, तो इल्ज़ामात एक दूसरे को दिए जा रहे होते हैं। मैं नहीं समझती कि गवर्नमेंट में रहें या अपोजिशन में रहें, सिर्फ इल्ज़ामात की अगर हम सियासत करते रहेंगे तो कभी भी हम जो है इसकी तरक्की में कोई किरदार अदा नहीं कर पाएंगे। रहा जो है हम जो आप हम पे ये कह रहे हैं कि हमें ये कहा था, तो बहरहाल एमक्यूएम वाले इसमें कोई शक नहीं कि हैं तो नफीसी लोग, ये तो आप भी मानते रहे हैं। मानते नहीं होते तो फिर कैसे? आप भी तो हमारे यहाँ आते हैं, सिंध गवर्नमेंट भी जो है वो कोशिश में लगी रहती है, वो भी हमारे पास आती है, लेकिन इख्तलाफात जहाँ पर होते हैं तो हमें भी हक हासिल है। 26 तारीख का, अब 26 जनवरी वाला एक प्रोग्राम जो हुआ हमारा एहतजाजी मुजाहरा पुरअमन होने जा रहा था, कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई उसमें ख़वातीन जो हैं स्पेशली या मर्द जो हैं वो कोई कुछ करने जा रहे थे, आपको सब पता था। अब वहाँ पर ये देखें कि मैं खुद उस जगह पर मौजूद थी और जिस तरह से वहाँ पर एकदम बिल्कुल अचानक जो है वो ये जैसे कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कोई दहशतगर्द हैं, कोई मुजरिम है, और जिस तरह से सलूक किया गया, आंसू गैस का बेबहा इस्तेमाल किया गया, जो सूरत हाल वहाँ बनी और उसके शिकार में हुई ख़वातीन, उसके इतनी ज़्यादा शिकार हुई ख़वातीन पे जो है हम इवन के हमारा जो एमपीए था उसके ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया, उसको मारा गया और उसका शिकार जो है वो हम लोग मैं भी उसमें शामिल थी, मैं भी शामिल हुई, मेरे साथ दीगर मेरी एमपीएस थी, वो भी उसके शिकार हुए, हमारी ख़वातीन उसका शिकार हुई, बच्चे उसका शिकार हुए। तो अगर हम जो आपका रवैया क्या ये मुनासिब था? अगर आप ये बात कहते हैं तो सिंध गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ इल्ज़ामात से जो है वो बात बनती नहीं है।
कि हम इल्ज़ाम दें कि जो है इमरान खान ने कह खड़े होकर और ऐसे एमक्यूएम को कहा, तो ऐसे एमक्यूएम के लिए तो हमें दीगर पार्टीज़ ने भी कहा था, लेकिन एमक्यूएम के दरवाजे हमेशा सबके साथ खुले रहे हैं और सबके साथ जो है हमारा वो सलूक नहीं है जो हमें कहा गया, हम वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। साबित कर देता है ना ये चीज़ कि हाँ जी एमक्यूएम तो एक नफीस जमात तो है, लोग तो नफीस हैं, जब तो वो इस तरह के अल्फाज नहीं कहते। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहती जो अल्फाज जो है हमें पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहे गए, एमक्यूएम को भी कहे गए, और इनको भी बहुत अच्छी तरीके से भाई को ये चीज़ ज़रूर याद होगी कि हमें क्या कहा गया था। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी बात जो है वो हम कहें, क्योंकि हम ये सियासत है, इसमें जो है हम नहीं कह सकते कि अभी जो कुछ हालात ये चल रहे हैं, क्या आप आगे जाने के बाद इसका रुख किस तरह तब्दील होता है। सियासत में कोई चीज़ उर्फ आखिर नहीं है, सियासत में किसी वक्त भी कोई भी तब्दीली आ सकती है। ठीक है, ठीक है जी। नईम साहब क्या कहेंगे, फिर मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए बात ये है कि जो जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पे शेयरिंग कराई गई, ख़वातीन के साथ जो रवैया रखा गया नामुनासिब था। बात ये है कि जो हमारा इनके साथ एक एग्रीमेंट था कि आप जाएंगे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, वापस आएंगे, और जो रवैया पिछले हम उससे कुछ दिन पहले से हम देख रहे थे, जिस तरीके का उन्होंने रवैया रखा हुआ था। वसीम अख्तर ने कहा कि बात ये कि पठान के होटल पे चाय ना पियो, दूसरे ने कहा जी माचिस भी खरीदो, तो जो है वो कोशिश करो कि अपने कारखाने खोल लो, अपने कारखाने से खरीदो। देखिए मैं आपके टाइम में नहीं बोला ना, मैं गलत बयान नहीं, रिकॉर्ड पर है ये सारी चीजें, ये सब चीजें वही जो रिकॉर्ड पर है। तो हम अंदाजा लगा रहे थे जो आज 2 दिन पहले खालिद मकबूल साहब ने कैमरों के सामने, और कुदरती बात है कि एक माइक खुला रह गया, जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को कहा कि कुछ जो लोग हैं जिन्होंने जो एमकेएम को ज्वाइन किया है उनको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का क्या काम करना चाहिए, उन्होंने कहा झंडे उतार दो पीस पार्टी के। तो ये माजी अगर आप इनको उठाएं, माजी जो सूरत हाल ये कि बात ये है कि इंजन चेंज हो गया, डब्बे सारे पुराने ही हैं। तो मेरी बहन है, क्योंकि मैं फिर बात जाएगी तो फिर बहुत आगे तक बात जाएगी, लेकिन क्योंकि इल्जामात मैं भी चाहता हूँ कि पुरानी क्योंकि आपने कहा 26, तो हमारा जब आपके साथ एक एग्रीमेंट था, देखिए 27 दिन 28 दिन जमात इस्लामी बैठी रही, कुछ दिन पीएसबी बैठी रही, हमने उनके पास कितना तसादम किया। ये यहाँ से लेके गए खवातीन, बच्चों को ढाल बना के ले जाके वजीर आला हाउस के बाहर आके बैठ गए। फिर बात ये कि फिर जिस तरीके से इन्होंने वहां आके जो जिस तरीके से वहां नारे लगाए, और जिस तरीके से वहां आके, आपको पता है पीएसएल के मैच चल रहे हैं, एक दीवार छोड़ के पीएसएल की टीम रुकी हुई है और वो रेड जोन एरिया है, और सख्ती के साथ हम इनको कन्वेंस कर रहे हैं, हमारे जो है डीसीबी कन्वेंस कर रहे हैं कि खुदा के लिए यहाँ बैठना गैर मुनासिब है, और हमारे साथ आप ये तय करके नहीं आए। आपका तयशुदा फार्मूला प्रेस क्लब है, आपका तयशुदा फार्मूला ये कि आप वहां जाएंगे और वापस आएंगे, लेकिन इन्होंने वहां जाके नमाज बिछाना, वहां बैठ जाना। मैं जरूर इस बात को ये कहूँ कि बातचीत चल रही थी, और वो नमाज के लिए, क्योंकि नमाज उस वक्त अजान हो चुकी थी मगरिब की, मैं भी वहीं मौजूद थी, और जानमाज भी सारे साथ थे, कोई उसमें तंबू भी साथ थे, कबाहत नहीं, पानी के टैंक भी साथ थे, डेकोरेशन का सामान भी सारा था। आपने इंतजार नहीं किया, थोड़ी देर इंतजार तो होता है, नमाज पढ़ने जा रहे थे लोग। जहांगीर तरीन साहब से आपके रहनुमाओं की मुलाकात, तो इस मुलाकात में क्या तय पाया गया? आपसे क्वेश्चन है। क्या मैंने जहांगीर तरीन साहब से आपके रहनुमाओं की मुलाकात हुई, इस मुलाकात में क्या तय पाया गया? मैं शॉर्ट आंसर कीजिएगा, मैं ब्रेक की तरफ जाने। देखिए ये जो है जो उसमें मामला जो भी इसमें तय हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हम इत्तेहादी हैं, उस हवाले से तो बिल्कुल क्लियर बात है कि एमक्यूएम क्योंकि हम इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी होने की बुनियाद पर हम अपने इत्तेहादियों का ही अभी जो है एमक्यूएम साथ देगी, ठीक है, और उसमें हम मजीद जो सूरत हाल है उसका जायजा मुस्तकिल हमारी राब्ता कमेटी ले रही है कि उसके मुताबिक ही अगर फैसले में कहीं पे कोई भी तब्दीली आती है तो राब्ता कमेटी अपनी मशावरत से ही उसमें तब्दीली लाकर तब्दील लाएगी, तो फिर हमें फिर उसके बाद जो है जी इस चीज को फिर हमारी तरफ आता है ये मामला। मैं बताता हूँ क्यों जा रहे हैं पार्टियों के पास, इनके 8 एक मैं आपसे ब्रेक के बाद दूंगी इसका जवाब। मैं राबिया खातून साहब आपको मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।
जी नाज़रीन खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं नईम अमान साहब। नईम साहब, जो मार्च आप लोग कल करने जा रहे हैं 27 फरवरी को मज़ार-ए-कायद से इस्लामाबाद के लिए आप लोग निकलेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कितने कारकुनान होंगे, किस तरह से जो है आप लोगों ने लाएअमल तैयार किया है? देखिए, इसमें हमारे कारकुनान जो जालियाँ हमारे पार्टी के जो अहदेदार हैं उससे लेकर यहाँ हमारे साथ जो तादाद होगी अप्रॉक्सीमेटली इंशाल्लाह ताला आइडिया 2 लाख का है तकरीबन। फोकस हाँ, हमारा 1 लाख का तो टारगेट था लेकिन इसमें 1 लाख मजीद इसमें इजाफा हो गया और 1 लाख के साथ हम 2 लाख नहीं है, यहाँ समझ लें कि ये फिगर ऊपर जाएगा 5 लाख तक का। उसकी वजह ये है कि हम पिछले कोई हफ्ता 10 दिन से हम कुछ रिहर्सल कर रहे हैं और रिहर्सल के अंदर ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, जैसे हमने रैली निकाली ना, अभी हालांकि कल हमने रैली निकाली कि वो बिलावल हाउस से लेकर मज़ार-ए-कायद तक। अच्छा, रैली के अंदर हमारा फोकस ये था कि हमारे 400 जो स्कूटर्स होंगे या 4000 बाइक्स होंगी। जब हमने 4000 बाइक्स का हमने फोकस किया ना, तो हमारे साथ कुदरती बात है कि 20,000 बाइक्स हो गई। अच्छा। उसकी वजह ये है कि हमारे साथ आवाम भी निकल गई है, इस वक्त ताजिर भी निकल गया है, इस वक्त गरीब आदमी भी निकल गया है। जो इस वक्त परेशान है ना, जो इस वक्त हालात जो बना दिए हैं, सूरत हाल ये है कि आप यकीन करें कि यहाँ सूरत हाल ये बन चुकी है कि लोग जिसके 4 बच्चे हैं वो 2 बच्चे अपने बेच रहा है और 2 बच्चे अपने पास रख रहा है। अब उससे सवाल करो कि 2 क्यों बेच रहा है? वो इसलिए बेच रहा है कि वो कहता है 2 अगर मैं बेचूंगा तो वो जिंदा तो रहेंगे ना, कम से कम 2 जो मेरे पास होंगे बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे मैं इनको जिंदा रखूंगा। सूरत हाल ये बनी हुई है, हालात इस वक्त ये बने हुए हैं कि जिसके 3 बच्चे हैं वो अपने बच्चों को स्कूल पिछले 2.5 साल से नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि या तो वो घर का किराया दे, या तो बिजली का बिल दे, या गैस का बिल दे, या माँ बाप की दवाइयाँ पूरी करे, या तो फिर बात ये है कि घर में रोटी जो है और बात ये है कि चीज़ें अपने दीगर लवाजमात पूरे करे या बच्चों को पढ़ाए। तो इस वक्त जितनी महंगाई उन्होंने कर दी है, कराची से लेकर गिलगित तक सूरत हाल ये कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। दवाइयाँ वो जो आप यकीन करें जो 100 रुपए की आती थी और वो पेशेंट लेता ही लेता है जब तक वो हयात है, जब तक उसको डॉक्टर ने रेकमेंड किया हुआ है कि आपने दवाई लेनी है। हाँ, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो दवाई जो 100 की आती थी इस वक्त 700 रुपए की दवाई आ रही है। और हम तो प्रोटेस्ट अपने जो रिकॉर्ड करा रहे हैं वो तो करा ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं आप पिछले 2 साल से अब उठाएं जितने प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री के अंदर जो हुए, अभी आपका अभी 6 महीने पहले गवर्नमेंट मुलाजमीन ने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया और उनकी तादाद भी तकरीबन 40,000 से ज्यादा थी जो कौमी असम्बली तक जाने की उन्होंने कोशिश की। यहाँ जो डिसेबल लोग हैं, जो ब्लाइंड हैं, वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जो एजुकेटेड जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, तलबात, वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। उलमा है वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। दूर ना जाएं, जो पिमरा ने जो आजकल जो नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अहकामात जो आगे मसलत करने की कोशिश की है, हमारे जो जनरल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी 1 तारीख को जा रहे हैं। मतलब 1 तारीख को हमारी आपकी मुलाकात हो ही जाएगी, तो 1 तारीख को तो आप लोग भी जा रहे हो। तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो इस वक्त एहतजाज कर रहा है। मैं हम सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हुआ ये कि जब हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं, हम अवामी जो है वो मार्च हम जो निकालने जा रहे हैं, तो हम हैं ही हैं, लेकिन कराची के जो इंडस्ट्रियल हैं, जो इस वक्त ताजिर हैं, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं उसकी जो एसोसिएशंस हैं, जो आपके चमड़ा जो है लेदर की जो एसोसिएशन है, जो रियल एस्टेट की जो एसोसिएशंस हैं, जो आपकी जो गाड़ियों की जो एसोसिएशंस हैं, इसी तरीके से तमाम जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने हमें जो है बाकायदा कॉल करके कहा कि हम फ्रंट फुट पे नहीं आ सकते, लेकिन हम इतने परेशान हो चुके हैं कि जहां हमारे 20 एम्प्लॉयज थे हम 5 लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। जहां हमारे पास यहाँ लोगों को बोनस देने के पैसे होते थे, आज सूरत हाल है कि हमने पिछले 2 साल से उनको बोनस नहीं दिए। तो इस वक्त की तो तनख्वाहें भी आधी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आप ये देखें जो फैक्ट्री मालकान है वो किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। अभी आपने खुद बयान किया, तो एक आम शहरी का जो दिहाड़ीदार तबका है, आप उनका सोचें कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर करते होंगे। ये देखें जो काम है ना, ये सोचने वाली जो बात है वो रियासत का काम है। ये रियासत का काम होता है कि रियासत जो है वो पूरा करे। कुदरती बात है कि कुदरत ने, अल्लाह पाक ने इस पाकिस्तान को बड़ा सिक्योर रखा है। आप नेबर कंट्री जाए ना इंडिया के अंदर जो हुकूमत है ना वो अमीर है, वहाँ की आवाम गरीब है, क्योंकि वहाँ जितने इदारे थे वो कंट्रोल में कर लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने। तो वहाँ की जो अगर गुर्बत की बात करूँ, जहाँ वो आवाम है वो गरीब है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊँ, यहाँ आवाम हमारी अमीर है और गवर्नमेंट जो है ना वो गरीब है। गवर्नमेंट गरीब होने की वजह से, आवाम अमीर होने की वजह से, इसलिए अभी तक ये 2.5 साल से आवाम ने से लिया। लेकिन बात यह कि वजीर आजम साहब ने कहा था कि हॉलैंड का जो वजीर आजम है वो साइकिल पे जाता है, और कमाल ये कि ये छोड़ेगा नहीं किसी को, ये सबको साइकिल पे लेकर आएगा। वजीर आजम साहब ने कहा मेरा कोई कारोबार नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ, कसम से, किसी का कारोबार भी नहीं छोड़ेगा। नहीं है ना इसका, ये किसी और का भी नहीं छोड़ेगा।
उसकी वजह यही है कि बात ये है कि 1992 का जो वर्ल्ड कप था, वजीर आजम साहब जो उस वक्त कप्तान थे, उन्होंने कहा जी मैं इसका क्रेडिट लूंगा, मैं कप्तान था। और आज तक लोग इमरान खान साहब को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब ने 1992 का वर्ल्ड कप जिताया था, कप्तान था। तो आज जो ये 3.5 साल थे, ये पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, तो इस वक्त ये भी कप्तान है ना, तो इसका क्रेडिट भी इसी को जाना चाहिए। बजाय आके तकरीर करें जी, बात ये है कि मेरे वजीर जो है वो सुबह क्या बयान देते हैं, मुझे डर लगा रहता है, उसका फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। मेरा वजीर जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में सही काम नहीं कर रहा, तो मैंने उठा के दूसरा वजीर लेकर आ गया। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो नाकामी का जो सेहरा है, उसकी बुनियाद जो है वो बुनियाद ये कि इलेक्शन में जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लाखों रुपए के अपने वसाइल लगाते हैं, करोड़ रुपए के वसाइल लगाते हैं, जब वो जीतते हैं ना, असम्बली में पहुंचते हैं, तो इस नीयत से पहुंचते हैं कि वो अपनी आवाम की खिदमत करेंगे। आप यकीन करें कि 3.5 साल से जो लोग इस वक्त असम्बलियों के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो लोग कौन है? बैरून मुल्क में इंपोर्ट करके ना बुलाए हुए मामून खुसूसी जितने भी एडवाइजर हैं, वो इस मुल्क को चला रहे हैं। अच्छा, वो लोग हैं जो IMF के एम्प्लॉयज हैं, पेड एम्प्लॉयज हैं, और IMF के पास इन्होंने जो अपनी जो रियासत की जो स्टेट बैंक थी वो भी इनके हैंड ओवर कर दी। तो वो एम्प्लॉयज वो कमा के इस वक्त IMF को देंगे और IMF अर्न करेगी। लेकिन आवाम के साथ जो इन्होंने सलूक किया है, आवाम के साथ जो इन्होंने रवैया रखा है, और आखिर में रवैया क्या है कि घबराना नहीं है। गुसल के फटे पे आपने लटा दिया है, अंगूठे बांधना रह गए, और आपने आखिरी वक्त तक जो है वो घबराना नहीं है। हालांकि वो इमरान खान साहब को किसी ने कॉल भी की थी, लाइव कॉल के अंदर कही थी, इमरान खान और से घबराना बनता है सर, और से घबराना दो अब तो बचा ही कुछ नहीं, घबराना अब तो घबराना बचना है। अच्छा नईम साहब, ये कब तक चलता रहेगा? संख्य जलसे, जुलूस, रैलियां, मार्च का सिलसिला ये कब तक चलता रहेगा? आवाम को इन सारी चीज़ों को कोई सरोकार नहीं है। आवाम चाहती है इन्हें सस्ता जो है मतलब सस्ती चीज़ें हो जाए, अशिया खुर्दनोश, और जो है बाकी मामला हमें सड़कें साफ़ सुथरी मिले, बनी हुई मिले, पानी टाइम पे मिले, मतलब ये सारे मामला चाहती है ना आवाम। आवाम को इन सारी चीज़ों कोई सरोकार है ही नहीं। लेकिन ये जो जलसे, जुलूस, रैलियां, ये मतलब नहीं समझ आ रहा है कि कब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, हम बेहतरी की तरफ कब तक जाएंगे? देखिए, बात ये कि कुरान, हमारा दीन, हमारा इस्लाम कहता है कि जैसी आवाम होती है ना, उसे हुक्मरान मिलते हैं। तो ये आवाम खुद जो है वो थी इस प्रोसेस से, मरहले से गुजरने के लिए, फिल्टर होने के लिए आवाम चाह रही थी कि एक दफ़ा हम लोग तजुर्बा कर लें। और वो तजुर्बा जो ड्रीम्स इनको दिए, जो इनको ख्वाब सुनाए, कंटेनर पे खड़े होके IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी करूंगा, 1 करोड़ मकान दूंगा, 50 लाख जो है वो नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख मकान दूंगा। फिर मैं 90 दिन के अंदर आफिया सिद्दीकी को लेकर आऊंगा, आफिया सिद्दीकी बाजी देखना अमेरिका से रिहा करा के लेकर आऊंगा। गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, गरीब मजे करेगा, गरीब खुश हो गया। फिर तमाम जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन माफियाज हैं उनको मैं 90 दिन में मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा, उनको मैं खत्म कर दूंगा। मैं गवर्नर हाउस को गिराऊंगा, उनको लाइब्रेरी बनाऊंगा, PM हाउस को गिराऊंगा, उसको यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अवाम भी आ गई। बात यह कि ना, अवाम तो अवाम है। अवाम ने कहा जी बात यह है कि जो वादे किए हैं वो वादे वफा तो करेगा ना, अगर 100% नहीं किए तो 50% करेगा। आज ना गवर्नर हाउस गिरे, ना PM हाउस गिरी, ना 1 करोड़ नौकरियां दी, ना 50 लाख मकान दिए। गवाह अपना IMF के पास नहीं जाऊंगा, वहां भी चला गया। फिर हमने देखा आफिया सिद्दीकी बाजी भी पाकिस्तान के अंदर आ गई। तो जो कौम से वादे किए, जो ड्रीम्स लोगों को दिए, तो बात यह कि अवाम अब समझ चुकी है। ये वो लोग हैं जो लोग, बात यह है कि हाथ में तस्वीर और मुंह पे झूठ कहते हैं, और ये वो लोग हैं जिनको अब आने वाली जो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, इनके साथ जो आवाम करेगी ना, तो आप यकीन करेंगी जो आई कराते रहे ना, ये आई इनकी निकलेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये जो आप लोग मार्च कर रहे हैं, ये कितने दिन का मार्च होगा? किन मकामात पे आप लोग स्टे करेंगे? ये मार्च जलसे की शक्ल इख्तियार करेगा? किस तरह से आप लोगों ने हिकमत अमली तैयार की है, ये भी थोड़ा सा वाज़ेह कीजिए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अवामी मार्च की जो है वो बुनियाद रखी है, और इसमें ये कि कराची से निकलेगा, कराची से जो है वो यहाँ से मलीर जाएगा, मलीर से फिर घारो जाएगा, ठट्टा, बदीन, बदीन से होता हुआ फिर हैदराबाद, हैदराबाद से होता हुआ फिर जो आगे के रूट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसका लेटर मैं आपको दे देता हूँ, तो उसको आप समझ लीजिएगा। जो हमारी डेजिनेशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं हमारे, इससे होता हुआ इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर से होता हुआ इस्लामाबाद के अंदर ये इंशाल्लाह पहुँचेगा। जब पहुँचेगा बिलावल साहब, अब जो बिलावल साहब कहेंगे कि बात ये कि 1 दिन बैठो, तो हम 1 दिन बैठेंगे। बिलावल साहब बोलेंगे 100 दिन बैठो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले 100 दिन बैठेंगे। उसकी वजह ये कि जो हमारा फोकस है, वो फोकस जो है हमारे जो अचीवमेंट है, इंशाल्लाह वो अचीवमेंट लेकर आएंगे। और ये नाहल हुकूमत, ये नाहल वजीर आज़म, ये वो बेख्तियार वजीर आज़म, इंशाल्लाह उसको घर में भेज कर ही वापसी इंशाल्लाह लौटेंगे।
ठीक है जी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कराची से आप लोग को ज्वाइन करेंगे, उनके लिए क्या कंटेनर तैयार किया गया है, वो कब मतलब किस तरह से कल ही आप लोगों के साथ यहाँ से उस मार्च के लिए निकलेंगे? देखिए, बिलावल साहब जब मार्च के लिए निकलते हैं, ये पहला हमारा लीडर है। माजी के अंदर जो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जिस तरीके से जो हमारी सियासी तरबियत की गई थी, वही सियासी तरबियत बिलावल भुट्टो साहब की भी हुई है। सही। माजी में आपको बताऊं, हमने ट्रेन मार्च किया था। खुदा जानता है मेरे मुंह के अंदर खाक, बिलावल साहब ट्रेन के दरवाजे पे जैसे अवाम के अंदर थे, नौजवानों के अंदर थे, हम खौफजदा थे। क्योंकि माजी के अंदर हमने इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत की खातिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कुर्बानी दी है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर ने इसे कुर्बानी दी है, अपना शहनवाज भुट्टो ने कुर्बानी दी है, मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने कुर्बानी दी है। अब हमारा बचा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बचा है तो हमारे पास बिलावल भुट्टो साहब बचा है। लेकिन ये वो अवामी नुमाइंदा है, ये वो लीडर है, वो डरता नहीं है किसी से। ट्रेन मार्च करो तो ट्रेन में अवाम के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाता है। कहीं कन्वेंशन हो रहा हो तो स्टेज छोड़ के अवाम के दरमियान आ जाता है। आपने कश्मीर के इलेक्शन देखे, गिलगित के इलेक्शन देखे, वो रोड पे ऐसे घूम रहा था। हालांकि माजी अगर हमारा उठाएं तो हम इस मुल्क के अंदर कुर्बानियां दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बिलावल साहब इंशाल्लाह ताला हमारे साथ होगा। और बिलावल साहब के साथ आखिरी वक्त तक तमाम जाले, तमाम जो हमारे सुदूर हैं, तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे रहनुमा हैं, वो इंशाल्लाह ताला जब तक बिलावल साहब कहेगा उनके साथ हम रुकेंगे। ठीक है जी। बिलावल साहब आपको कल ज्वाइन करेंगे। कल जब ये मार्च मज़ारे का इससे आप लोगों का स्टार्ट होगा, आप जैसे आपने बताया मलीर, फिर उसके आगे बदीन वगैरह से हैदराबाद तक, तो साथ ही साथ आप लोग के होंगे? जी, आप साथ रहेंगे। बिलावल साहब लीड करेगा तमाम हमारी जो रैली है अवामी मार्च को लीड करते हुए इंशाल्लाह ताला हर डेस्टिनेशन पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड। उनके लिए कोई अलग से कंटेनर तैयार किया गया है? देखिए, कंटेनर जो है वो काफ़ी तादाद में तैयार हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट ने कोशिश की है कि कंटेनरों की तादाद ज़्यादा हो, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि लोगों को मसाइल ना हो। रात सोने की रात होती है, किसी को परेशानी सोने में ना हो। एक कंटेनर में 30-30 लोगों का हमने स्पेस रखा है। वहाँ हमने जो है वो कोशिश की है कुछ दरियों का इंतजाम हो जाए, कोई मल्टीफॉर्म के कोई गद्दे बिछा दें, ताकि जो हमारे जालें जब रात को थक जाएं। एक तवील सफ़र है, यहाँ से 1800 किलोमीटर का सफ़र तय करना आसान बात नहीं है। हालांकि 1800 किलोमीटर का सफ़र आप तय करें तो आपका हद एक दिन में कंप्लीट होता है। ये 10 दिन बाद ये जो है वो जो हमारी जो रैली है वो 10 दिन बाद पहुंचेगी। तो 10 दिन का आप अंदाज़ा लगा लें कि 10 दिन के अंदर हमारे साथ लाजमी सी बात है, हमारे जो लोग हैं उसमें हमने जो अमला है, पैरामेडिकल स्टाफ के जो डॉक्टर्स हैं, जो माहिरीन, हमने वो भी साथ रखे, कोई बीमार ना हो जाए, अल्लाह ना करे किसी की तबीयत ना बिगड़ जाए। तो हमने पूरे तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया। हाँ, पूरी तैयारी के साथ प्रोटेक्ट किया। तो इंशाल्लाह ताला खैर से जाएंगे और इंशाल्लाह खैर से वापसी। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमें पीटीआई से स्टार बासी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। नाज़रीन, खुश आमदीद। स्टूडियो से मैं ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी, सारा बासी साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी, कभी कभार होता है नाम हो जाता है बंदा, आई एम सो सॉरी। नाम ही काफी हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह सीनियर है काफ़ी, उनकी खिदमत है पार्टी के लिए। सर, किस तरह से मार्च की तैयारियाँ चल रही है? आज आप लोगों का घोटकी से कराची के लिए मार्च निकल गया है। सिंध हुकूक के लिए आप लोगों ने एक मार्च जो ऐलान किया था, आज फाइनली वो हुकूक लेने के लिए आप लोग सिंध के आवाम के लिए, आप जिस तरह से बताया जा रहा है, कौन से हुकूक थे जो पीपल्स पार्टी से आप लोग आज मांगने के लिए निकल रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। सॉरी, मैं थोड़ा सा ताखीर से पहुंचा ट्रैफिक की वजह से। देखिए, बेसिकली से आपका नाम दिया। मैं बेसिकली जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके पास अवाम के पास जाने के दो रास्ते होते हैं। एक होता है थ्रू वोट जब इलेक्शन होता है, और सेकंड होता है थ्रू योर प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशंस के। पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही है। उनका राइट है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वो जाएँ अवाम को इंटरेक्ट करें और लेके जाएं। इसी तरह हम ये समझते हैं कि सिंध के अवाम जो निगलेक्टेड है, हम वोट शायद वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, तो हमने हर ज़िले के अंदर, देखिए अवाम अगर हमें अप्रिशिएट कर देती है या अवाम हमें रिस्पांस दे देती है तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर अवाम हमें रिजेक्ट कर देती है तो फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव नहीं करती। हमने अपना पूरा स्केड्यूल इसी तरह से बनाया कि बजाय हम किसी एक जगह जलसा करें और सारे अजला के लोगों को इकट्ठा करें, जिस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है, ये नहीं कहता कि ये पीपल्स पार्टी करती है, नून करती है या हम करते, सब ये करते हैं। बेस्ट वे ये है कि हर ज़िले के अंदर हमने रैली रखी है कि वो रैली कारवां की सूरत में निकलेगी। इस तरह ये अपना एक हक इस्तेमाल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम अगर
फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज से या उनकी हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन है तो वो इनको इंगेज कर सके। इसी तरह हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का कंटिन्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट है, तीसरी दौर है इनका, और शायद सिंध को उस तरह से नहीं ये सर्व कर सके जिस तरह इनको करना चाहिए था, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 5 साल का टेन्योर जो है अपने मैनिफेस्टो पर अमल करने के लिए काफ़ी होता है, और ये तीसरा टेन्योर इनका कंटिन्यूस है विदाउट ब्रेक। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध के अवाम अभी तक निगलेक्टेड हैं और सिंध के बहुत से मसाइल जो डे वन से हैं वो आज भी हैं। तो इसलिए हमने ये मार्च का ऐलान किया ताकि सिंध के अवाम की एक रिप्रेजेंटेशन भी आ सके, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन रिजल्ट्स क्या होते हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 to 40% वोट कास्ट होता है और उसमें 10 से 12 या 14% वाला जो कैंडिडेट है वो जीत जाता है। जो 86% लोग होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, या तो वो सिलेक्शन को रिजेक्ट कर चुके होते हैं वोट ना डाल के, या फिर वो मुखालिफ पार्टियों को, आप देख लें कि इलेक्शन में क्या होता है कि पहले नंबर वाले के वोट जो होते हैं वो दूसरे और तीसरे को मिला दिया जाए तो वो उससे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें वो जीत जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो आवाम के पास जाए, उनको इंगेज करे, अगर आवाम रिस्पॉन्स दे देते हैं तो किसी भी पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपनी बात उन तक पहुँचा दें। ठीक है जी सर साहब, जिस तरह से पीपल्स पार्टी का कहना है कि अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर जो है हमारे साथ होगा, तो किस तरह से अवाम का आप लोगों के साथ है इस मार्च पे? देखिए, आज शुरू हुआ है घुटकी से, और इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको हर वक्त, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पहले तो ये होता था कि किसी एक जगह जलसा किया और आपको उसकी फुटेजेस बना के भेज दी गई। आजकल तो हर बंदे के पास फ़ोन है, वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग भी होंगे, वो भी उसको भेज रहे होंगे, हम भी भेज रहे होंगे। तो जो अवाम का रिस्पांस अभी तक जो इनिशियल मीटिंग्स हुई वो बहुत पॉजिटिव था, और बहुत से लोग जो थे वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से गैर मुतमईन थे। इस वजह से हमें ये लगा कि हम इस मार्च को कामयाब कर सकते हैं। अवाम का रिस्पांस क्या आता है ये आज शुरू हुआ है, और जैसे जैसे ये मोमेंटम पकड़ेगा, जिस तरह जैसे पीपल्स पार्टी कराची से जाएगी, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ जैसे जैसे ये आगे जाएंगे मोमेंटम कहीं बहुत बढ़ेगा, कहीं बहुत कम होगा। तो ये एक टेस्ट मैच है, T20 नहीं है कि आपको 20 ओवर्स में रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये जो प्रोटेस्ट इस तरह के होते हैं, जो इस तरह के मार्चेस होते हैं, ये स्लो एंड स्टडी होते हैं। इसमें बाज़ औक़ात मोमेंटम बहुत हाई होता है, बाज़ औक़ात थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन फिर भी ग्रेजुअली चलता है। ठीक है सर साहब, जिस तरह से पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम अपने हुकूक जो है मांग के रहेंगे और जब तक नहीं हटेंगे, हो सकता है कि आगे जाके आगे क्या हिकमत अमली तैयार होती है, हो सकता है कि शायद ये जलसा भी इख्तियार कर जाए, वहाँ पे जाके क्या आगे जो मामला तय होता है वो तो खैर अभी हम फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन उनके जो हुकूक है वो वहाँ से मांग के रहेंगे और वहाँ से नहीं हिलेंगे। तो आप लोगों ने क्या लायामल तैयार किया है? आप लोग जो लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं, क्या वो जलसे की शक्ल इख्तियार करेगा? देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो पीपल्स पार्टी के लोकल लीडरशिप के राब्ते हैं, उसमें उनको हर तरह का फैसिलिटेट किया गया, जो किसी भी गवर्नमेंट के पास, जैसे जब हम कराची पहुंचेंगे तो ये हमारा जो मार्च कराची पहुंचेगा तो पीपल्स पार्टी और सिंध के अंदर जितनी भी जगह से तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। अगर हम किसी जगह कानून शिकनी करते हैं तो इंतजामिया को ये राइट हासिल है कि वो हमें सही गाइड करे। इसी तरह जब ये विफाक में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, केपी में या मरकज इस्लामाबाद में जाएंगे, तो पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं है, ना होना चाहिए। कोई भी डेमोक्रेटिक होगा, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर होगा, उसको एतराज़ नहीं होगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, MK, कोई भी हो। लेकिन अगर कोई कानून शिकनी करेगा तो डेफिनेटली लॉ को अपना रास्ता बनाना पड़ता है, चाहे वो हम सिंध में करें या ये जाके पंजाब में करें। ठीक है जी, किस तरह से पीपल्स पार्टी को वेलकम कर रहे हैं? हमने वेलकम नहीं करना, हमने इनको फैसिलिटेट करना है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, और इस चीज को इंश्योर करना है कि इनका डेमोन्स्ट्रेशन पुरअमन रहे। हर पार्टी को हक है पुरअमन डेमोन्स्ट्रेशन का, और हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इनके जो प्रोटेस्ट है उसको किसी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए, कोई फॉरेन एलिमेंट्स ना आ जाए, कोई दूसरे तरीके से, जिस तरह अभी नईम जिक्र कर रहे थे कि टेररिज्म इस मुल्क में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को हिट करता रहा है। तो हम ये इंश्योर करेंगे एज अ फेडरल गवर्नमेंट, हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो भी इनके मुजाहिरीन हैं या साथ इनके जो रैली के शुरका हैं, उनकी जो हिफाजत है उसका इंतजाम करना गवर्नमेंट का काम है। ठीक है जी, नईम साहब। देखें, जैसे तनकीद जमहूरियत को असून होती है, और इसी तरीके से ये जो एहतजाज हैं, ये जो रैलियाँ होती हैं, ये रैलियाँ सिर्फ जो है वो ठीक करती हैं कि आया जो हुकूमत है क्या वो सही जो है वो चीज़ दे पा रही है, क्या हुकूमत ने जो दावे किए थे, वादे किए थे, क्या वो वफा कर पाई है। और इसी
चीज़ को लेकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। ये अवाम को बताएंगे कि बात ये कि बिजली महंगी है, गैस महंगा है, करप्शन 4 गुना बढ़ गई है। इस वक्त जो है वो गरीब आदमी बगैर इलाज, और उसकी सूरत हाल ये है कि इतनी बिगड़ चुकी है कि जो 100 रुपये की दवाई है वो 700 में चली गई है। अच्छा, जो काम हम कर रहे हैं ना, ये हमें फैसिलिटेट फुल तरीके से कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं कि बात ये, जिन चीज़ों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, गैस नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं हमें जो है वो मायदे के तहत दिया जा रहा, जो है अदवात के रेट बढ़ गए हैं, हाउस होल्ड के आइटम के रेट बढ़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे उनकी जो है वो चॉकलेटें, पापे, उनकी ढप रोटियाँ, अंडों के रेट बढ़ गए हैं। तो हम ये काम जो है वो आवाम को बताएंगे, और आवाम को अब बात ये है कि शऊर भी आ गया है आवाम को, क्योंकि शऊर हमने नहीं दिया, ये शऊर वजीर आजम साहब ने आवाम को बड़ा अच्छा किया। एक शऊर जरूर दिया इमरान खान साहब ने। बात ये कि चीनी महंगी हो जाए, बिजली महंगी हो जाए या डॉलर महंगा हो जाए तो समझ जाओ कि हुक्मरान चोर है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सरार भी मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन लोग अब समझदार हैं, लोगों को शऊर आ चुका है। इत्तेजाज बात करना और रैली निकालना और जलसा करना, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इत्तेजाज किसी फोरम पे रिकॉर्ड किया जाता है। मैं आपको बताऊँ, ये वो हुकूमत है तरीके इंसाफ की, वल्ला आलम। मैं आपको बताऊँ, हमें भी दौर मिला था। हमें जब दौर मिला पाकिस्तान का, तो यहाँ 18-18 घंटे ट्रेनें वक्त पे नहीं आती थी। यहाँ बिजली की सूरत हाल ये थी कि यहाँ 21-21 घंटे लाइट नहीं होती थी पाकिस्तान के अंदर। यहाँ हमें बलूचिस्तान का जो अमन व अमान जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने बर्बाद किया, अकबर बुगटी को मरवा के, लाल मस्जिद के ऊपर जो कुछ किया, कराची में एक जमात को इतना वो दे के चले गए कि वो इतनी बेरहमी से एक काल पे 100 बंदा मार देते थे। जो अमन अमान की सूरत थी बिल्कुल डिस्टर्ब थी। ड्रोन हमले यहाँ होना, खुदकुश हमले होना, शिया सुन्नी फसादात, गिलगित के अंदर शियों को उठा के कमीज चेक करके अगर शिया है तो उसको ज़िबा करना। मुल्क के अंदर यहाँ अफसा नफसी थी इस मुल्क के अंदर। तो सूरत हाल ये थी कि यहाँ जो इमरान खान साहब को जो ये मुल्क मिला, यहाँ ट्रेनों का निज़ाम भी इसको ठीक मिला, इसको बिजली का निज़ाम भी ठीक मिला, गैस, हाँ गैस की शॉर्टेज कुछ थी। इसी तरीके से लैंड ऑर्डर की सूरत हाल, नेशनल एक्शन प्लान, ज़रब के बाद बलूचिस्तान का अमन अमान, फिर गिलगित के अंदर अमन अमान, ट्रेनें वक्त पर आना, ये सारी चीज़ें जो थी ये वो चीज़ें मिली जो ठीक मिली इमरान खान साहब को। मैं समझता ये था कि अवाम भी चाहती थी कि जो वादे अवाम से किए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो गवर्नर हाउस को गिराएंगे और गिरा के यूनिवर्सिटी जो है उसकी तामीर होगी, पीएम हाउस को गिराएंगे, उसकी लाइब्रेरी की तामीर होगी। और सूरत हाल ये है कि जो मंसूबे पाकिस्तान को, जो अवाम को इन्होंने वादे किए, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख मकान, और इसी तरीके से IMF के पास न जाना, ये अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि वज़ीर आज़म साहब से, हाँ वज़ीर आज़म साहब से एक्सपेक्ट कर रही थी कि इनकलाब, तो बात ये है कि नौजवान ही लेकर आते हैं। और बात ये है कि इनकलाब लाने से पहले जैसे वो एक माहौल बनाया गया कि सुनामी आएगा, सबको भाग के ले जाएगा, और मैं खुद भी खौफजदा था। मेरी अपनी फैमिली कहती थी ऐसा सुनामी अगर आ रहा है तो तरीके साहब जो है वो बेटर पार्टी है। तो बात ये कि इनकलाब आने वाला है और सुनामी आने वाला है। खुदा की कसम ने देखा सुनामी। मेरा भाई है, एक अरसा दराज को सियासत करते हो गया, अब ये भी अंदर से फील कर रहा होगा, सुनामी आया इस मुल्क के अंदर, सुनामी ज़रूर आया, लेकिन 80% सुनामी का जो पानी है ना, कुछ नून लीग से, कुछ काफ लीग से, कुछ तरीके अपना जो है वो पीपल्स पार्टी से, कुछ MKM से, जो लोटे थे ना, लोटे, उस लोटों से पानी भरा है इसका सुनामी का। और इस वक्त पूरी जमात के अंदर जो काबिज तरीके इंसाफ के 70 to 80% जो है वो लोटे हैं। और मुल्क को जो चला रहे हैं, मैं आपको बताऊं, दावे तो हमने नहीं किए थे, ये तो इनकी अपनी पार्टी के दावे थे। 200 मायरे माशियात। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस वक्त? तकरीबन जो मिनिस्ट्रीज के अंदर जो मुल्क को चला रही हैं, कि समझ लें कि वजीर दाखिला, वजीर खारजा, फाइनेंस मिनिस्टर, जो है वो दीगर जो इनके जो मिनिस्टर हैं, IT मिनिस्टर, ये सारे तकरीबन वो लोग हैं जो हमारी जमातों के अंदर हमारे साथ जो है वो आज मौजूद थे। तो इस वक्त जो तरीके इंसाफ के अपने वो बुनियादी कारकुनान, जिन्होंने 22 साल अपनी ज़िंदगियाँ वफ़ की, जिन्होंने अपने वसाइल तरीके इंसाफ के जो है वो दिए, और सूरत हाल ये कि आज वो कहाँ चले गए? वो इलेक्टेड नुमाइंदे, हम सिलेक्टेड कहें या इलेक्टेड नुमाइंदे, जो अपने हलकों के अंदर वो जो डिलीवर करना था वो हमें नज़र नहीं आ रहे, वो हमें कई चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो बात यह कि हमारा स्टांस बिल्कुल साफ और क्लियर है, हम आवाम के लिए निकल रहे हैं। 3.5 साल हमने इंतज़ार किया है। इस 3.5 साल के अंदर हम पे बड़े इल्ज़ामात लगे हैं कि हम बी पार्टी बन चुके हैं तरीके इंसाफ की, लेकिन हमसे अब लोग सवाल करना शुरू हो गए, लोग हमसे पूछना शुरू हो गए। और आपको यकीन करूँ, मैं आपको सूरत हाल ये बन चुकी है कि हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जब PDM की हमारी आखिरी मीटिंग हुई थी, उसमें मौलाना फजल रहमान कहता था इस्तीफे उठाओ और ख़त्म करो सिस्टम को। तो हमने उस वक्त भी पासदारी की, जमहूरियत की। हमने कहा यार बात ये कि बेहतर यही है कि आवाम को हम बताएं कि हम कहाँ खड़े हुए।
बजाय हम इस्तीफे दे दें और असम्बलियों को जो है वो डिजोल्व करा दें, इस्तीफे दें, निज़ाम ज़िंदगी ख़राब कर दें, सिंध में 99 MP हम निकल जाएं, ये फिर MP ही बनाते रहेंगे, फिर ये दोबारा इलेक्शन ही कराते रहेंगे, तो ये बेहतर तरीक़ेकार नहीं है, ये साइन ठीक नहीं है। तो बेहतर यही है कि जो टाइम अवाम ने दिया या उन एम्पायर की उंगली ने दिया वो 5 साल पूरे होने चाहिए। अब वजन से मैंने नहीं कहा, जरदारी साहब ने कहा था गिरेंगे, तो आज तो हालात है ना सारे। आज बाप पार्टी के साथ जो इनकी कोलिशन के अंदर है, बाप पार्टी से एक सवाल किया किसी ने, बल्कि कैमरा भी साथ था, उसके साथ में माइक था, बाप पार्टी को कहा कि आपके तरीके इंसाफ को जो है वो खुदाफिज कर रहे हैं। उसने कहा एम्पायर हमसे राब्ता नहीं कर रहा, एम्पायर हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा अपनी जंग आप खुद लड़ो। फिर MKM कराची से उठती है, जाके काफ लीग से मिल रही है, नून लीग से मिल रही है, ये इनके इत्तेहादी हैं। फिर इसी तरह काफ लीग जो इनकी इत्तेहादी है वो आके हमसे मिल रही है, हम उनसे मिल रहे हैं। जो खुसरो मुख्तियार हो गया, जहांगीर तरीन हो गया, तो इनके अपने इत्तेहादी इनके परेशान हो चुके हैं। ठीक है जी, क्योंकि 3.5 साल के बाद फिर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे बेचारे। जिस तरह अभी टाइम से आपने कहा कि सियासी राब्ते जो है वो तेज होते जा रहे हैं, जितनी भी सियासी जमातें तकरीबन आपस में एक दूसरे से राब्ते में आई हुई है। खान साहब कहते हैं घबराना नहीं, क्या खान साहब खुद घबराना शुरू हो गए? देखिए नईम भाई ने बहुत सी बातें की हैं और मैं अगर उन सब का जवाब देने लगूँगा तो प्रोग्राम का टाइम, लेकिन मैं कुछ सीधा बातें, एक तो बात इन्होंने जो की अभी के राब्ते, सियासत के अंदर कभी भी बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होता, सबके साथ राब्ते होते हैं। काफ लीग इनकी इत्तेहादी जमात थी, MKM इनकी इत्तेहादी जमात थी, मौलाना फजल रहमान साहब इनके इत्तेहादी थे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ जो आज इन्होंने एक निशानदेही की, वो बड़ी सही निशानदेही की, वो ये की कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लोग किस तरह आते हैं, कि आज PTI के अंदर बकौल इनके कि ओरिजिनल PTI के लोग नहीं हैं। मैं इनसे डिसएग्री इसलिए करूँगा कि मैं खुद PTI के फाउंडर मेंबर्स में से हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ऑल्दो बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो दूसरी जमातों से आए हैं और उसकी वजह से पार्टी का एक गलत इमेज भी क्रिएट हुआ है। लेकिन जहाँ पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, देखें हर पार्टी के अंदर ये इस तरह की सिचुएशन होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जो टीम थी, मोहतरमा के साथ वो लोग नहीं थे। जो मोहतरमा के साथ लोग थे वो जरदारी साहब के साथ नहीं थे, और जो जरदारी साहब की टीम थी वो आज बिलावल के साथ नहीं है। तो ये लीडरशिप के अंदर ये चेंजेस आती हैं, लोग आगे पीछे आते हैं। एतजाज़ हसन जो मोहतरमा के वज़ीर दाखिला थे, आज वो पीपल्स पार्टी में कहाँ बैठे हैं। ठीक है, ये होता है, ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन ये निशानदेही इसलिए ज़रूरी है कि हर पार्टी के अंदर जमहूरी निज़ाम नहीं है। यहाँ हम लीडरशिप की खुशनुदी के लिए जो जितनी खुशनुदी हासिल कर लेगा वो उतना आगे चला जाएगा। हमने एक कोशिश की इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की कि हम नीचे से ग्रास रूट से लीडरशिप उठाएं और ऊपर लेके आएँ। हर पॉलिटिकल जमात को ये करना पड़ेगा, ताकि देखें हम कहते हैं मुल्क में जमहूरियत नहीं आती। मुल्क में जमहूरियत कहाँ से आएगी? वो पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में आती है, जब उसके अंदर अपने अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो वो जब पावर में आएगी तो वो कहाँ से जमहूरियत लाएगी। एक बात। बाकी मेरे भाई ने कहा जी 3.5 साल उन्होंने बहुत इंतज़ार किया और इनको कुछ नज़र नहीं आया। तो भाई सिंध के लोग तो 13 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान कर लेते। 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत से मामला आप खुद हल कर सकते थे। क्या किया आपने सूबे के अवाम के साथ? आज उनके साथ उनके पास कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक मौजूद नहीं है। हम हेल्थ कार्ड देने की बात करते हैं, आप कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला है, 18वीं तरमीम के खिलाफ जा रहे हैं। हम NIVCD की बात करते हैं, हम थर के फील्ड हॉस्पिटल लेके जाते हैं, आप हमें जाने नहीं देते। जो चीज़ें 90s के दौर में जब मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी और मियाँ नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो जो कुछ मियाँ नवाज शरीफ करते थे वो आज मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं। और इन्होंने सीखा कि हमने ये गलतियां की और फिर एक मिसाक जमहूरियत किया, लेकिन उस मिसाक जमहूरियत के बाद फिर ये वही चीज़ें करें, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पे ये चीज़ नहीं थी कि वो इस तरह की चीज़ें करें। ये पहला दौर आया है कि सूबाई गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रही है पूरे दौर में। आपने सारा देखा कोविड के अंदर भी और जितनी भी सिचुएशन थी। तो ये जो मामलात हैं, इन मामलात के अंदर जो ये कहना बी टीम नहीं, ये स्टेक होल्डर हैं। ये एक सूबे में इनकी पार्टी रूलिंग पार्टी है, तो ये अलग नहीं है इन मामलात से। तो इसलिए बी टीम की बात तो कर ही नहीं सकते। इनका अपना मैनिफेस्टो, ये अपने मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़के आए। आज अगर हम सिंध के अवाम की बात कर रहे हैं तो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि सिंध के अवाम को 13 साल से आपने पीने का पानी आप कह रहे वफाक ने देना है। भाई आप सूबे में गवर्नमेंट कर रहे हैं, वो भी वफाक ने देना है। NFC अवार्ड के अंदर आपका हक ना मिले, आपका हक है, क्या बात करें। NFC के अंदर आपको हक मिलता है, लेकिन उसके बाद आप PFC नहीं देते, आप प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड्स क्यों नहीं देते, आप सूबों को उनका हक क्यों नहीं देते। आप कराची का सारा पैसा उठा के
दूसरे अजला पे लगा देते हो और कराची को खंडर बना देते हो। कराची का कचरा आपसे साफ नहीं होता, कराची की फायर ब्रिगेड वो विफाक आपको दे, कराची की जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो आपको विफाक दे। आप 13 साल में इस शहर की जो आपकी इकोनॉमी का हब है, 80% ऑफ द रेवेन्यू है, उसको एक बस नहीं दे सके। उस शहर को बेबस कर दिया आपने। और आज आप ये बात कह रहे हैं कि हुकूक आपको विफाक से लेने। भाई पहले आप सूबे के हक तो दें। 18वीं तरमीम क्या थी? 18वीं तरमीम ये थी कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, आपने विफाक से इख्तियार लेना है सूबे के पास और सूबे से जाएगा वो लोकल गवर्नमेंट्स के पास। इन्होंने क्या किया कि 18वीं तरमीम के बाद विभाग से इख्तियार तो ले लिया, लेकिन वो नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं दिया। आपको याद होगा पिछला टेन्योर जो बल्दियात का था, वर्स्ट टेन्योर था बल्दियात का, क्योंकि किसी का कोई काम नहीं हुआ। उस वक्त का जो मेयर था वो हर जगह चीखता रहा, जी मेरे पास तो इख्तियार ही कुछ नहीं है। तो कहने का मकसद है, फिर इन्होंने अभी जो बल्दियाती एक्ट किया उसमें बाद में उनको कोर्ट के ऑर्डर पे बैक होना पड़ा। और मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका था कि ये बेसिकली स्पिरिट ऑफ द 18th अमेंडमेंट के अगेंस्ट है, तो ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि हम बातें तो करते हैं, लेकिन हमारा अमल क्या साबित करता है? हम कहते हैं इमरान खान ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, सब कुछ कर दिया। अगर आपने इतना जबरदस्त मुल्क चलाया था तो उसके बाद तो फिर आपकी गवर्नमेंट सिमट के सिर्फ सिंध तक क्यों रह गई? आप पंजाब से वाइप आउट हो गए, आप KPK से वाइप आउट हो गए। अगर हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होगी तो हम अगले इलेक्शन, अब तो इलेक्शन सर पे आ गया ना, तो चौथा साल खत्म हो गया, तो उसके बाद तो आपको इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर हमारी परफॉर्मेंस इस काबिल ना हुई तो लोग हमें भी उसी तरह रिजेक्ट कर देंगे जिस तरह काफ लीग को रिजेक्ट किया, पीपल्स पार्टी को या नून लीग को रिजेक्ट कर दिया। तो ये अवाम के पास, अवाम को इंगेज करने का तरीका तो ठीक है, लेकिन अवाम को अब आप उस तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो फैक्ट्स हैं आप फैक्ट्स डिस्ट्रॉयड कर दें कि ये चीज़ मैनिपुलेट कर दें, इस तरह नहीं, इस तरह हो गया। अब अवाम में शऊर आ चुका है और ये इस तरह की एक्टिविटीज से मजीद शऊर आएगा। ठीक है जी इसरार साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नईम साहब, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। हमने जो है प्रोग्राम का जो है अख्ताम की तरफ जाने, उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नदासों को इजाज़त, मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।